हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जाम पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हम है एग्जाम पर कलम से क्रांति। तो सभी साथी पेन कॉपी लेकर बैठिएगा। रोज रात 9 बजे ये आप सभी के यूपी होमगार्ड और ना केवल यूपी होमगार्ड का सिलेबस है, ये सेम टॉपिक जीके में यूपी कांस्टेबल यूपीएसआई में भी आते हैं। तो अच्छी क्लास है ये। बिल्कुल 100 क्वेश्चन हम लोग जैसा आपका भर्ती बोर्ड ने सिलेबस दिया, जिस प्रकार से सिलेबस दिया वैसे वैसे मैं रोज रात को 9 बजे आपको क्लास कराने की कोशिश करता हूं। तब सब लोग पेन कॉपी लेकर बैठना, बहुत कुछ सीखोगे। तो हम लोग थोड़ा सा तेज चलेंगे जिससे ज्यादा समय न लगे। पहला क्वेश्चन है, निवेश मित्र योजना यह किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। याद रखिएगा, अपने राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए और उद्यमी भारत अपने इस राज्य में अपनी फैक्ट्री आदि लगाएं, उसके लिए साल 2018 से, कब से, साल 2018 से उत्तर प्रदेश की निवेश मित्र योजना है। तो निवेश मित्र योजना किस राज्य सरकार की है? उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश ने 2023 से एक और योजना शुरू की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना। मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना। तो आपसे पूछे उद्यमी मित्र योजना 2023 उत्तर प्रदेश और निवेश मित्र योजना कब से? यह साल 2018 से। यह उत्तर प्रदेश की योजना है। पहले का उत्तर भी बिल्कुल सही हो जाता है। पूछे गोकुल ग्राम योजना का संबंध किससे है? गोकुल ग्राम योजना का संबंध साथी किससे है? तो यह राष्ट्रीय गोकुल मिशन था। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन यह दिसंबर 2014 में भारत सरकार की एक योजना शुरू की गई। दिसंबर 2014 में भारत सरकार के द्वारा यह योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? भारत सरकार के द्वारा। इसके तहत गोकुल ग्राम स्थापित किए गए। इसी में से, हालांकि पूरे भारत में गोकुल ग्राम स्थापित किए गए, इसी में अगर आपसे पूछ लेगा नंद बाबा दुग्ध मिशन, नंद बाबा दुग्ध मिशन, इसमें और 4 से 5 योजनाएं शामिल हैं इस मिशन के अंतर्गत। यह याद रखिएगा, जून 2023 से लॉन्च किया गया है। जून 2023 से इसको लॉन्च किया गया है। एक और इसी में याद रखिएगा, दूध के उत्पादन में पहला स्थान, दुग्ध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है और भारत में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। लगभग 15% से ज्यादा पूरे देश में दूध का उत्पादन कहां पर होता है? यह उत्तर प्रदेश में होता है। 15% से ज्यादा पूरे देश में दूध का उत्पादन कहां पर होता है? आप कहोगे सर अपने उत्तर प्रदेश में होता है। दूसरे का ए आपका बिल्कुल सही है। भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? आपसे पूछेगा अंतरराष्ट्रीय म्यूजियम या अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय म्यूजियम या अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। तो अच्छे से याद करके उत्तर दीजिएगा। प्रत्येक वर्ष 18 मई को अंतरराष्ट्रीय म्यूजियम या संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। जबकि इंडियन म्यूजियम, इसको गौर कीजिएगा, कोलकाता का इंडियन म्यूजियम सन 1814 के तकरीबन इसकी स्थापना हुई थी। इसको भारतीय संग्रहालय भी कह देते हैं और इसे इंडियन म्यूजियम भी कह देते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम है। जबकि म्यूजियम दिवस 18 मई आपका बिल्कुल सही उत्तर है। म्यूजियम दिवस 18 मई आपका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाता है। किस प्रसिद्ध लेखक का नाम अक्सर नर्मदा बचाओ आंदोलन से जोड़ा जाता है? 1997 में यह पहली भारतीय थी, प्रथम भारतीय जिन्हें बुकर प्राइज मिला। बहुत ही प्रतिष्ठित साहित्य का बुकर प्राइज इनको मिला गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स रचना के लिए कब मिला है? सन 1997 में। तो इनका नाम नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। इनकी बात कर रहे हैं, अरुंधति रॉय की बात कर रहे हैं। अरुंधति रॉय, नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसके अलावा मेधा पाटकर, यह भी एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थी जिनका नाम नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ था। 1997 में पहली भारतीय जिन्हें गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए यह पुरस्कार मिला। पहले एशियाई खेल कहां पर आयोजित हुए थे? पहले एशियाई खेल ये कहां पर आयोजित हुए थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सन 1951 की बात है, नई दिल्ली में पहले एशियाई खेल आयोजित हुए। नई दिल्ली में ये साथी पहले एशियाई खेल आयोजित हुए हैं। तो भारत के नई दिल्ली में। जबकि 2026 के
ये जापान में आयोजित होंगे। 2026 के एशियाई खेल कहां पर आयोजित होंगे? कहोगे सर जापान में। खेल से आपसे भर भर के क्वेश्चन पूछेगा। काबुली वाला कहानी के रचनाकार कौन है? ये एक स्टोरी है काबुली वाला, इसके रचनाकार आपको बताना है। इसके अलावा साथी इन्होंने गोरा, इसके अलावा इन्होंने याद रखिएगा काबुली वाला, चतुरंग साथी करके भी इनकी एक रचना है, घेर बेर करके भी इनकी एक रचना हो जाती है। ये पहले भारतीय पहले एशियाई व्यक्ति थे जिनको सन 1913 में साहित्य का नोबेल प्राइज मिला। सन 1913 में साहित्य का नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले पहले भारतीय और ये पहले एशियाई व्यक्ति भी थे। पहले भारतीय पहले एशियाई व्यक्ति जिनको साहित्य का नोबेल प्राइज मिला, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इस पुस्तक के लेखक बताइए। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। जैसे लियो टॉल्स्टॉय की बात करें, इन्होंने वार एवं पीस करके किताब लिखी है। वार एवं पीस। रिसरेक्शन करके भी 7-3 के किताब आ जाती है, बहुत ज्यादा इनकी पुस्तकें पूछी जाती है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये चार्ल्स डार्विन की किताब है जिसमें इंसान बंदर से मानव कैसे बना उसके विकास की बात कही गई है। तो चार्ल्स डार्विन की किताब क्या है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ग्रेट अलोन इस किताब की लेखिका कौन है? इन्होंने 2024 में दी वीमेन करके भी साथ ही इन्होंने किताब लिखी है। ये भी 2024 में इनकी एक किताब है 2024 की। तो जो विदेशी लेखक होते हैं ना बच्चा, उनकी किताब बहुत पूछ लेता है। जैसे क्रिसमस कैरोल करके ये साथी एक बहुत ही फेमस किताब है विदेशी लेखकों की। अब कोई भी भर्ती बोर्ड का, अपने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड का कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, पेपर देख लीजिए, अब खुद कहोगे कि भैया अब बात तो बिल्कुल सही कर रहे हो, अब बात तो बिल्कुल सही कर रहे हो। तो ये चार्ल्स डिकेंस की किताब है। किसकी किताब है? चार्ल्स डिकेंस की किताब है क्रिसमस कैरोल। जबकि क्रिस्टीन हन्ना, अच्छे से याद रखिएगा, क्रिस्टीन हन्ना की किताब क्या है? द ग्रेट अलोन। नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? जिस पर साथी परमाणु बम आधारित है, जिस पर परमाणु बम आधारित है, यह नाभिकीय विखंडन पर ही आधारित होता है। इसी प्रकार जो तारे होते हैं इनमें नाभिकीय स्तलीयन की प्रक्रिया से ऊर्जा बनाई जाती है, जिसे प्राप्त करने वाला छोटे स्तर पर चीन दुनिया का पहला देश बनाए जिसने साथी नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्राप्त की एक छोटे लेवल पर। तो नाभिकीय विखंडन की खोज ये ओटो हान के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? ओटो हान। जबकि मैरी क्यूरी ये इकलौती अभी तक ऐसी हैं जिन्हें विज्ञान के 2 अलग अलग विषय में नोबेल प्राइज मिले हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री, भौतिकी और रसायन शास्त्र में इनको 2 अलग अलग विषयों में नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाली कहोगे, ये दुनिया की पहली इकलौती है। 9वें का उत्तर भी। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? इसी दिन वर्ल्ड सिटी डे या वर्ल्ड शहर दिवस भी मनाया जाता है, या वर्ल्ड नगर दिवस, जिसको साथी वर्ल्ड सिटीज डे कह देते हैं। इसी को क्या कह दिया जाता है? वर्ल्ड सिटीज डे। तो प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 31 अक्टूबर को ही अच्छे से याद रखेगा विश्व शहर दिवस या वर्ल्ड सिटीज डे मनाया जाता है। 10वें का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? आप में से साथी किसी ने अपना सिलेबस में मानवाधिकार टॉपिक देखा है? आप में से कितने ऐसे हैं, बिल्कुल आपको एकदम मां कसम खा के बताना है, कितने ऐसे जिन्होंने सिलेबस को पढ़ा है, सिलेबस को देखा है कि ये हमारा सिलेबस है? जिन्होंने देखा है वो यस लिखें, जिन्होंने नहीं देखा वो नो लिखें, बिल्कुल ईमानदारी से। मतलब इसमें कोई बात नहीं, नहीं देखा तो कम से कम अब तुम्हें एहसास हो जाएगा, देख लोगे। सबके सब ईमानदारी से बताइए कितने ऐसे जिन्होंने सिलेबस को अच्छे से देखा है। तो सिलेबस 100 क्वेश्चन होमगार्ड में, भैया आपके सिलेबस में स्पेशल जीके टॉपिक भी है, परंपरागत भी है, सेम टू सेम सिलेबस जीके का यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल के लिए भी है। तो ध्यान दीजिएगा।
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो बना है या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना ये 12 अक्टूबर 1993, कानून 28 सितंबर को लागू हुआ लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये 12 अक्टूबर 1993, ये भैया 12 अक्टूबर 1993। आप देख रहे हो 60% 70% नो लिख रहे हैं, तो ये पता चलता है कि हम लोग अपने लक्ष्य के लिए कितने प्रेरित हैं। अब थोड़ा सा अपने आप में सुधार कर लो और कम से कम मैंने कई बार सिलेबस बताया है, एक बार सिलेबस तो आप लोग जरूरी देख लो। इससे मतलब मैं जो चाहता हूं तुम लोगों को रिजल्ट तक पहुंचाना, उसे पहुंचाने में बहुत दिक्कत होगी। समझ रहे मेरी बात? चलिए, इंफाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? इंफाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? देखिए, त्रिपुरा की क्या हो जाती है? अगरतला। त्रिपुरा की क्या हो जाती है? अगरतला। नागालैंड की राजधानी क्या हो जाती है? कोहिमा। सिक्किम की हो जाती है गंगटोक। जो इंफाल है ये मणिपुर की राजधानी है। इंफाल साथी किस राज्य की राजधानी है? मणिपुर की। वेनेजुएला की राजधानी बताइए, वेनेजुएला की मुद्रा भी बताइए। थोड़ा सा और तेजी से उत्तर दीजिए। वेनेजुएला देश की राजधानी, वेनेजुएला की मुद्रा तो निकोसिया, ये साइप्रस देश की हो जाती है। किसकी? साइप्रस की। इसी प्रकार कीटो किसकी हो जाती है? इक्वाडोर की हो जाती है, इक्वाडोर की हो जाती है। एल सल्वाडोर करके एक साथी देश होता है, इसकी राजधानी सैन सल्वाडोर हो जाती है। जबकि वेनेजुएला की क्या है? कराकास। और बोलीवार इसकी मुद्रा है। बोलीवार क्या है? इसकी मुद्रा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, एंजल जलप्रपात जिसको हम लोग कहते हैं, यह वेनेजुएला में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा। तजाकिस्तान की राजधानी बताइए, तजाकिस्तान की सबके सब साथी राजधानी बताइए। तजाकिस्तान तो देखिए टोगो करके साथी एक देश हो जाता है, उसकी राजधानी हो जाती है लोम। थाईलैंड की बैंकॉक, और जो ताइवान देश है उसकी राजधानी हो जाती है ताइपी। तजाकिस्तान मध्य एशिया का देश है, दुशानबे इसकी राजधानी हो जाती है। तजाकिस्तान मध्य एशिया का देश है और दुशानबे इसकी राजधानी हो जाती है। 14 का सी। सर्वप्रथम भारत रत्न पाने वाला गैर भारतीय कौन था? मतलब नॉन इंडियन, मतलब ऐसा भारतीय जो भारत का नागरिक नहीं था। इससे आप साथी पहला विदेशी व्यक्ति भी कह सकते हैं, या इनको पहला विदेशी नागरिक भी कह सकते हैं। 1930 के समय जो भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय इन्होंने खुदाई एक खिदमतगार करके एक संगठन बनाकर, खुदाई एक खिदमतगार करके एक संगठन बनाया जिसको लाल कुर्ती संगठन भी कहते थे। और इन्होंने उस समय का नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, वर्तमान पेशावर पाकिस्तान, क्योंकि आजादी के बाद में, बंटवारे के बाद में ये स्थान पाकिस्तान को मिल गया, तो यहां के सत्य बहुत ही बड़े गांधीवादी क्रांतिकारी कह सकते हैं या स्वतंत्रता सेनानी कह सकते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में नेल्सन मंडेला, याद रखिएगा, नेल्सन मंडेला को यह पुरस्कार 1990 में, मदर टेरेसा भारतीय नागरिक हो चुकी थी तब तक, इनको साथी 1980 में। तो 15 का उत्तर क्या जाता है? ए आपका बिल्कुल सही है। 15 का उत्तर है आपका क्या है? ए। किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता, या किस भारतीय ने अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज जीता है? किस भारतीय ने अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज? ध्यान से, बात 1998 की है। कब की? 1998। अमर्त्य सेन, इनकी कुछ किताब भी है, आर्गुमेंटेटिव इंडियन, आर्गुमेंटेटिव इंडियन भी कह सकते हैं, दी आर्गुमेंटेटिव इंडियन इनकी किताब है। आइडिया ऑफ जस्टिस भी इन्हीं की किताब है, आइडिया ऑफ जस्टिस साथी याद रखिएगा, ये इन्हीं की किताब है। इनको 1999 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। 16 का उत्तर भी। केंद्रीय जीएसटी कानून को राष्ट्रपति जी ने कब सहमति प्रदान की? तो देखिए, जब 101वां संविधान संशोधन बना, तो 101वें संविधान संशोधन के द्वारा संसद को कुछ शक्तियां दी गई।
संसद ने उन शक्तियों का प्रयोग करके एक तो सीजीएसटी कानून निकाला, एक साथ ही आईजीएसटी, एक यूटीजीएसटी और एक क्षतिपूर्ति को लेकर एक 4 कानून ये संसद ने बनाई। इसमें जो केंद्रीय जीएसटी कानून था, इसको राष्ट्रपति ने 12 अप्रैल 2017 को मंजूरी दी। इसे राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी है? 12 अप्रैल 2017 को। 17 का उत्तर डी। दूध उत्पाद, ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी की वर्तमान दर क्या है? 22 सितंबर 2025 से जीएसटी का नया, जिसको साथी जीएसटी 2.0 भी कह सकते हैं या जिसको अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार भी कह सकते हैं, नेक्स्ट जेन जीएसटी सुधार लागू होने के बाद में 22 सितंबर 2025 जो दूध के उत्पाद होते हैं, ब्रेड आदि है, इस पर जीएसटी 0% हो गई है। इस पर जीएसटी कितनी हो गई है? कहोगे सर 0%। इनमें से कौन सा जीएसटी का एक प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा जीएसटी का एक प्रकार नहीं है? इनमें से कौन जीएसटी का साथी एक प्रकार नहीं है? थोड़ी आज तबीयत उतनी सही नहीं है, आंखों में बहुत तेज दर्द है, कमर में बहुत तेज दर्द है, क्योंकि मैं संडे को भी छुट्टी नहीं ले पा रहा, तो उतनी एनर्जी नहीं है। पर मैं अपने कर्तव्य में किसी प्रकार के 1% भी मिस्टेक नहीं कर रहा, कर्तव्य में मिस्टेक नहीं कर रहा। याद रखिएगा, राज्य जीएसटी होता है, केंद्रीय जीएसटी होता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है। ये क्यों जीएसटी जैसी कोई चीज नहीं होती। भारत की इनमें से कौन सी एक एंटी टैंक मिसाइल है? मतलब जो साथी टैंक को मार गिराने के लिए, दुश्मन के टैंकों को मार गिराने के लिए बनाई गई है। भारत की इनमें से कौन सी एक एंटी टैंक मिसाइल है? ये आपको उत्तर देना है। क्योंकि भैया नाग जो है ये एंटी टैंक मिसाइल है अपने भारत की, नाग। पूछा है संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कुल 15 होते, 5 स्थायी और 10 का कार्यकाल केवल 2 वर्ष का होता है अस्थायी। 1965 में पहले ये 6 हुआ करते थे, 6 से बढ़ाकर अस्थायी को कितना किया गया? 10 किया गया। यूके, यूएस, चाइना हो गया, फ्रांस और रूस, ये 5 हैं जिनके पास वीटो पावर होती है, जिनके पास वीटो पावर होती है। तो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी, 10 अस्थायी। पूछेगा अस्थायी जो होते हैं, अस्थायी इनकी साथी कार्यकाल कितना होता है? संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई सहयोग संगठन एससीओ याद रखिएगा 15 जून 2001 को बना। 15 जून 2001 को इसकी स्थापना कहां पर हुई है? शंघाई में इसकी स्थापना हुई है। इसकी स्थापना शंघाई में इसका गठन किया गया। जबकि इसका हेडक्वार्टर क्या है? इसको कतई भी कंफ्यूज मत होना, इस संगठन के नाम में शंघाई है, लेकिन हेडक्वार्टर चीन की राजधानी बीजिंग में। इसके 10 सदस्य देश हैं। कितने? 10। हाल ही में ईरान और बेलारूस ये भी इसके सदस्य बने। ईरान और बेलारूस, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 1996 में। एक प्रकार से कह सकते हो कि इसकी जो पहली बैठक बताई गई ये बीजिंग में, लेकिन स्थापना कहां पर हुई है? शंघाई में। इसका हेडक्वार्टर भी कहां पर है? बीजिंग में। कितने सदस्य? 10। और इसके नए सदस्य कौन बने? ईरान और बेलारूस। 22 का उत्तर सी। स्थायी मध्यस्थता न्यायालय बहुत इंपॉर्टेंट है अंतरराष्ट्रीय संगठन में। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ये कहां पर स्थित है? स्थायी मध्यस्थता न्यायालय सन 1899 से, सन 1899 से, जो नीदरलैंड का हेग शहर है। हेग से आपको कुछ याद आया? नीदरलैंड का हेग शहर, क्योंकि अच्छे से याद रखना, इसी हेग शहर में संयुक्त राष्ट्र का अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है। यहीं पर संयुक्त राष्ट्र का अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, तो हेग नीदरलैंड का शहर है। यहां पर स्थायी मध्यस्थता न्यायालय भी है और यहीं पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय भी है, जिसमें 15 जज, प्रत्येक का 9 वर्ष का कार्यकाल। 15 जज, 9 वर्ष का कार्यकाल। किस वर्ष में ट्विटर की स्थापना की गई थी? किस वर्ष में ट्विटर की स्थापना? एक पॉइंट लिखवा रहा हूं, अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ट्विटर का नया नाम क्या है? ट्विटर का नया नाम क्या है? एक्स। ट्विटर का नया नाम क्या है? एक्स।
इसका नया मालिक कौन है? इसका नया मालिक कौन है? तो एलन मस्क करके आपने नाम सुना होगा। एलोन मस्क साथी इसका मालिक है। 2022 में खरीदा था, 44 बिलियन डॉलर में। 2022 में कितने बिलियन डॉलर में? 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर में इसने ट्विटर को खरीदा था। यह साथी स्थापना 2006 में जैक डॉर्सी, इवान विलियम्स, जैक डॉर्सी, इवान विलियम्स, जैक डॉर्सी, नोआ गिलास और बिज स्टोन, ये साथी 4 लोगों के द्वारा इसको बनाया गया था 2006 में। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहां पर हो जाता है? अमेरिका के टेक्सास में। इसमें पूछेगा यदि आपका सामान्य अकाउंट है, यदि आपका अकाउंट इस पर कैसा है? सामान्य प्रीमियम अकाउंट नहीं है, ब्लू टिक वाला नहीं है, तो इस पर शब्द की लिमिट कितनी है? आप एक मैसेज कितने शब्दों का कर सकते हो? सबके सब कमेंट में लिखकर बताइए। भैया 280 शब्दों की। इसमें 280 करेक्टर, शब्द नहीं, इसमें 280 करेक्टर की लिमिट है, 280 अल्फाबेट की लिमिट है, ऐसे कह सकते हो। तो केवल 280 ABCD ऐसे करके आप 280 वर्ण में कोई अपनी बात रख सकते हो। सामान्य अकाउंट है तो कितनी लिमिट है? 280। ये माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है। कैसी वेबसाइट है? माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है। रियल टाइम अपडेट के लिए छोटे छोटे टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से सबके सब कमेंट में लिखो भैया जी 280। ये टॉपिक एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन के अंतिम प्रयास बैच में हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। यूएनसीटीएडी का पूर्ण रूप क्या है? देखिए इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा। जबकि इसकी स्थापना 1964 में हुई। इसकी स्थापना 1964 में। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो व्यापार और विकास पर यह संयुक्त राष्ट्र की संस्था है, 1964 में बनी। जिनेवा इसका हेडक्वार्टर है। बच्चा अपनी एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर यूपी होमगार्ड का कुल 100 क्वेश्चन का फ्री टेस्ट चल रहा है, जिसे आप 40-45 मिनट में कर सकते हैं। तो सबके सब उस टेस्ट को लगा के सुना क्लास के बाद में। कौन सा भारतीय शहर 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? 2027 में 5वें तटरक्षक बल वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी। यह सम्मेलन भारत में 2 साल बाद होगा। याद रखेगा, तमिलनाडु के चेन्नई शहर में, तमिलनाडु के चेन्नई में। इंस्टाग्राम के IGTV का पूर्ण रूप क्या था? देखिए IGTV, इसे 2018 में लॉन्च किया गया और 2022 में इसको बंद कर दिया गया। 2022 में इस सर्विस को बंद कर दिया गया। इंस्टाग्राम कैसी सोशल मीडिया है? अगर कोई आपसे पूछे तो कहोगे भैया शॉर्ट वीडियो जिसको रील कह देते हैं, शॉर्ट वीडियो रील्स और फोटो शेयरिंग। ये कैसी है? फोटो शेयरिंग सोशल मीडिया है। इसको 2010 में बर्बन के नाम से लॉन्च किया गया था। इसको भी कमेंट में लिखकर बताइए इंस्टाग्राम का पुराना नाम क्या था जब इंस्टाग्राम को लॉन्च किया गया था 2010 में बर्बन के नाम से। माइक क्रीगर और केविन सिस्ट्रोम, माइक क्रीगर और केविन सिस्ट्रोम इसके संस्थापक हैं। माइक क्रीगर और केविन सिस्ट्रोम। यह भर्ती बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यह साथी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। माइक क्रीगर और केविन सिस्ट्रोम, माइक क्रीगर और केविन सिस्ट्रोम। पूछे कौन सा सबसे छोटा सिंगल नेटवर्क है? तो नेटवर्क के 3 प्रकार होते हैं, लेन, मेन और वैन। वाइड एरिया नेटवर्क, यह साथी इंटरनेट का स्वरूप है जिससे पूरी दुनिया के बड़े पैमाने पर कंप्यूटर जुड़े होते हैं। इस पर साथी एक शहर के और एक कॉलेज लेवल का, स्कूल लेवल का, कॉलेज या स्कूल लेवल के जो कंप्यूटर जुड़े होते हैं इसे लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, लेन कह देते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का सर्वाधिक उत्सर्जन यह कहां पर होता है? जो सल्फर डाइऑक्साइड है, देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये वाहन से निकलती है और HNO3 एसिड रेन के लिए जिम्मेदार है। SO2 ये कोयला जलाने आदि से ज्यादा निकलती है
और H2SO4 ये साथी अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है और मुख्य प्रदूषक गैसें हैं। इनसे मुख्य रूप से प्रदूषण होता है। तो जहां कोयले से बिजली बनती है, जो पावर प्लांट होते हैं, जहां कोयले से बिजली बनती है, भाई कोयले से बिजली कहां पर बनती है? पावर प्लांट में, बिजली के संयंत्र में। वहीं पर सल्फर डाइऑक्साइड। नागी पक्षी अभयारण्य ये साथी किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा 1 फरवरी 1982 को, 1 फरवरी 1982 को भारत रामसर संधि से जुड़ा था। भारत रामसर संधि से, भारत रामसर संधि से जुड़ा। आज की डेट में, आज 28 दिसंबर को कहोगे 96 रामसर स्थल है। ये साथी बिहार में स्थित है। कहां पर स्थित है? बिहार में स्थित है। त्वरित ऊर्जा के लिए धावक किसका सेवन करते हैं? जैसे आप एक धावक हैं, एथलीट हैं, आपको तुरंत ऊर्जा चाहिए, तो आप इनमें से किसका सेवन करोगे? दूध का, नमक का, विटामिन सी का, या सुक्रोज? सुक्रोज साथी शुगर होती है। तो सुक्रोज शुगर का इस्तेमाल करके, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि भैया आलू खा लो, कॉफी पी लो, अचानक जिससे ऊर्जा मिले। रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी और इसे किस वर्ष चिकित्सा का नोबेल मिला है? इससे किस वर्ष चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल? अगर किसी ने मेरी कल की क्लास ईमानदारी पूर्वक देखी होगी, बिल्कुल ईमानदारी से, जैसे मैं आज तबीयत खराब है, बिल्कुल मेरा मतलब एकदम परेशान, गले से भी, क्योंकि गले को चैन नहीं मिल रहा, अंग अंग कहते ना दर्द से, लेकिन मैं खड़ा हूं नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हें बताना है एक दिन की पढ़ाई से कभी एग्जाम नहीं निकलते। अगर तुम्हें अपने माता पिता की मन्नतें पूरी करनी है, भगवान मन्नतें पूरी नहीं करेंगे, भूल जाओ कि वो तुम्हारी मन्नतें पूरी करेंगे। वो केवल उसी की मन्नतें पूरी करेंगे जो साथी अपने लिए मन्नतें पूरी कराने के लिए मेहनत करेगा। माता पिता रोज सुबह शाम भगवान से कुछ नहीं मांग रहे अपने लिए, ना स्वास्थ्य ना अच्छा जीवन, कि मेरा बेटा बेटी का, क्या तुम इतने लायक नहीं हो कि इस बार ये जो एग्जाम लगे इसमें सिलेक्शन डाल दो? बताओ, नहीं हो क्या इस लायक? चलिए 1930 में कहोगे सर कार्ल लैंडस्टीनर, लैंडस्टीनर रक्त समूह की खोज। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी1 की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, विटामिन सी, बेरी बेरी विटामिन बी1। याद रखिएगा जो साथी नाइट ब्लाइंडनेस है, ये विटामिन ए रेटिनॉल। तो बेरी बेरी विटामिन बी1 जिसको थायमीन कहते हैं, इनमें से कौन सा संक्रमणशील रोग का उदाहरण है? संक्रमणशील का अर्थ होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अगर छूने से या सांसों से या बॉडी फ्लूइड के संपर्क में आने से। तो क्या डायबिटीज एक दूसरे से फैलती है? नहीं। कैंसर फैलता है? नहीं। रिकेट्स फैलता है? नहीं। लेकिन टीबी ये जीवाणु से होने वाली बीमारी है, जीवाणु से होने वाली बीमारी है। किसी व्यक्ति को टीबी है, उसके संपर्क में एक स्वस्थ व्यक्ति आता है, उसको भी टीबी होने की संभावना। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है, विश्व टीबी दिवस। हरे चने का वैज्ञानिक नाम, इसी को आम भाषा में मूंग कहते थे। देखिए ये जो दलहनी पौधे होते हैं, ये एक प्रकार का दलहन है। दलहन शोध संस्थान कहां पर है? कानपुर। और अंतरराष्ट्रीय दलहन दिवस कब मनाते हैं? 10 फरवरी को मनाते हैं। इनमें साथी जो दालें होती है, इनमें प्रोटीन पाया जाता है। दालों में प्रोटीन, इसका हो जाता है विग्ना रेडियाटा करके कह देते। क्या कर देते? विग्ना रेडियाटा। पीतल किसकी मिश्र धातु है? आपको ये भी बताने, कांस्य जो होता है, ब्रॉन्ज जो होता है, ये किसकी मिश्र धातु है? हम लोग कहते हैं ना भाई कि सिंधु घाटी सभ्यता तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। भाई सिंधु घाटी सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी? कहोगे बड़े भैया जी वो एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, वहीं से पूछ लिया। तो देखिए तांबे में जस्ता मिलाओगे, तांबे में जिंक मिलाओगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? पीतल। और तांबे में अगर टिन मिलाओगे, तांबे में क्या मिलाओगे? टिन, तो आपको प्राप्त होगा कांसा। तांबे में टिन कांसा, तांबे में जस्ता, आपको पीतल के बर्तन। साधारण नमक का फॉर्मूला बताइए, इसकी पीएच वैल्यू भी बताइए। साधारण नमक का फॉर्मूला
ये एक ऐसा रसायन था जिसका भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान था। ये बताइए, नमक का कौन से आंदोलन में, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नमक का किस आंदोलन में योगदान था? यह साथी सोडियम क्लोराइड होता है जिसको NaCl कह देते हैं। कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, कुछ भी। pH 7, ये उदासीन होता है, ना अम्ल, ना क्षार, ना एसिड, ना बेस, ये न्यूट्रल होता है। अरे 1930 में गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन याद आया? दांडी मार्च, दांडी मार्च। 33 का उत्तर भी। वायु दाब को मापने वाला उपकरण, वायु दाब को मापने वाला उपकरण। सोनम यादव फर्जी आईडी से बेटी तू पता नहीं क्या झगड़ा करवा रही है, तू पता नहीं कौन सी शेर और शायरी मार रही है, और कल को अगर तेरी नौकरी नहीं लगी, कहीं 250 आदमियों की रोटी बनानी पड़ गई ना सुबह से शाम तक, तो फिर कहेगी धुआं धुआं हो जाएगी चूल्हे के धुएं में। इधर पढ़ले माँ बाप तो कह रहे कि ये सोनम खरा सोना बन जाए, और तूने ये ठेका ले लिया कि मैं तो सर विनाश काल बर्बाद हो जाऊंगी, पढ़ाई नहीं करूंगी। लेकिन याद रखेगा, बैरोमीटर, बैरोमीटर विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर, जबकि हवा इसके लिए साथी एनीमोमीटर। तो बैरोमीटर से विद्युत, वायु दाब, विद्युत का इनमें से सबसे अच्छा चालक बताइए, विद्युत का इनमें से सबसे अच्छा चालक बताइए, विद्युत का इनमें से। तो देखिए बेस्ट जो होता है, पहला स्थान वो चांदी को मिला है। वो क्या मिला है? चांदी, एटॉमिक नंबर 47। चांदी के बाद में आ जाता है तांबा। अगर तुम्हें साथी पेपर में एटॉमिक नंबर 29, अगर पेपर में तुम्हें चांदी ना हो, ऑप्शन में सिल्वर ना हो, तो जो दूसरे नंबर पर है कॉपर, यह आपका बिल्कुल सही है। इनमें सबसे अच्छा चालक कौन सा हो जाता है? कहोगे भैया कॉपर हो जाती है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? आज 1 घंटे में हमें पूरे 100 क्वेश्चन करने हैं। श्वेत प्रकाश तो विब ग्योर कर देते, विब ग्योर कितने हो गए? 3 4 7, जिसमें लाल की तरंग धैर्य सबसे ज्यादा, बैंगनी की तरंग धैर्य सबसे कम। जो श्वेत प्रकाश होता है यह कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 7 रंगों से। न्यूटन की गति का दूसरा नियम किसके मध्य संबंध दर्शाता है? न्यूटन की गति का, तब कहोगे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ये साथी बल और त्वरण के बीच में, किसके बीच में? बल और त्वरण। जो बल होता है इसकी एसआई इकाई बताइए। बल को किसमें मापा जाता है? तो लिख लीजिए न्यूटन में मापा जाता है। किसमें? न्यूटन। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल ऊर्जा होती है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल ऊर्जा होती है। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। अगर आपसे पूछे कितने होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। भारत से निम्नलिखित में से किसका अधिकतम निर्यात होता है? भारत दूसरे देशों को इनमें से कौन सी चीज सबसे ज्यादा बेचता है? भारत दूसरे देशों से, दूसरे देशों को, तो देखिए हम लोग साथी पेट्रोलियम उत्पाद सबसे ज्यादा भी मंगाते हैं, और पेट्रोलियम उत्पाद को रिफाइन करके, रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पाद को ही दुनिया को सबसे ज्यादा बेचते हैं। जो विदेश व्यापार निदेशालय भारत में, यह संस्था है जो 1991 में बनी। पूछेगा आपसे भारत का विदेश व्यापार निदेशालय कब बना? लिखकर बताइए। विदेश व्यापार निदेशालय 1991। नीली क्रांति का संबंध किससे है? भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो देखिए श्वेत क्रांति, जिसको साथी ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, दूध के उत्पादन से। कृषि से हरित क्रांति का संबंध है। कृषि से संबंध किसका है? हरित क्रांति का। तो कहोगे जो मछली पालन है, जो मछली पालन है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? कहोगे सर मछली पालन से। नीली क्रांति का संबंध किससे है? कहोगे भैया मछली पालन से। किससे कहोगे सर? मछली पालन। अरे इसका 27 का शायद बताया नहीं था क्या? इंस्टाग्राम टेलीविजन, लिख तो दिया इंस्टाग्राम। IGTV मतलब इंस्टाग्राम टेलीविजन, ये तो मैंने लिख ही दिया था बच्चा।
चलिए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, 3 योजना बहुत इंपॉर्टेंट लिखा रहा हूं। एक साथी केसीसी योजना, एक आपको बताना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है भैया, और तीसरी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये कौन से वर्ष आई है? और ये भी बताइए भारत की कृषि नीति कब लागू हुई? भारत की कृषि नीति, भारत की राष्ट्रीय कृषि नीति कब लागू हुई है? डेट बतानी है आप सबको। भारत की राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय कृषि नीति कब लागू हुई है? ये क्वेश्चन वो है जो कितनी बार भर्ती बोर्ड ने अलग अलग एग्जाम में पूछे, कितने बार साथी अलग अलग एग्जाम में पूछे। केसीसी, आरवी गुप्ता कमेटी 1998, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015, फसल बीमा योजना 2016, और लिख लो इसको 28 जुलाई साल 2000। सबके सब कमेंट में लिखो 28 जुलाई साल 2000। भारत की राष्ट्रीय कृषि नीति 28 जुलाई साल 2000। तो अगस्त 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना, केसीसी योजना 1998, कृषि सिंचाई 2015, फसल बीमा 2016 और भारत की राष्ट्रीय कृषि नीति 28 जुलाई 2000। एफडीआई अपने साथ शेयर पूंजी लाता है, लेकिन वो क्या नहीं लाता? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश ये अपने साथ क्या नहीं लाता? देखिए, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, भारत की किसी कंपनी में अगर कोई विदेशी कंपनी कम से कम 10% हिस्सेदारी लेती है, कम से कम कितनी? 10%। एफडीआई के लिए कम से कम कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी का होना आवश्यक है? एफडीआई के लिए कम से कम कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी का होना जरूरी है? कहोगे भैया 10%। तो वित्तीय स्थिरता पैसा लेकर आती है, टेक्नोलॉजी लेकर आती है, नौकरी लेकर आती है, हथियार गोला बारूद लेकर नहीं आती। राष्ट्रीय आयुष मिशन का संबंध किससे है? राष्ट्रीय आयुष मिशन। और राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस बताइए कि 2025 से किस दिन को तय कर दिया गया है? राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। तो प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को, कब भैया? प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। जबकि राष्ट्रीय आयुष मिशन ये स्वास्थ्य से संबंधित है, आयुर्वेद आदि से इलाज से संबंधित है। इसे सितंबर 2014 में लॉन्च किया गया था। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना ये कब आई और किस मॉडल पर आधारित थी? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब आई है और कौन से मॉडल पर आधारित है? साथियों, आप इस क्लास को एग्जाम पर यूपी कांस्टेबल चैनल है, इस पर देख रहे हो, तो जिस भी साथी ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब लोग सब्सक्राइब कर लेना। और बच्चा, कल सुबह से आप सभी के लिए जो अपनी यूपी कांस्टेबल, अब कौन कौन यूपी कांस्टेबल का इंतजार कर रहा है? होम गार्ड का फॉर्म तो भरा है, साथ साथ यूपी कांस्टेबल का इंतजार। तो मैथ की सुबह 8 बजे जो होती है क्लास, प्रीति मैम की आप क्लास देखोगे सुबह बच्चा 9 बजे। प्रीति मैम की क्लास कितने बजे? 9 बजे। हरिंदर सर की 10 बजे और 11 बजे साथी अपने मोहित सर की। तो 8 बजे से सुबह क्लास है, इन पर ध्यान दीजिएगा। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित। किस पर भैया? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित। पूछा है आप सभी से, पहला सार्क व्यापार मेला यह किस शहर में आयोजित किया गया था? पहला सार्क व्यापार मेला, यह बताइए सार्क में कितने, सार्क की स्थापना कब हुई, इसका सचिवालय कहां पर है और इसके सदस्य देश कितने हैं? सचिवालय कहां पर है, इसके सदस्य देश। तो सार्क को 1985, मन मन में दोहराओ, अपने मन मन में दोहराओ, सार्क की स्थापना 1985, सचिवालय काठमांडू। इसका सचिवालय कहां पर है? काठमांडू। इसके 8 सदस्य देश हैं। जबकि पहला सार्क व्यापार मेला यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा तय करती है? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा। आज यूपी होमगार्ड का टेस्ट चल रहा है एप्लीकेशन पर। कितने ऐसे जिन्होंने 100 क्वेश्चन का रैंक वाला टेस्ट लगाया है?
ऑनलाइन तो 40-45 मिनट का समय लगेगा, 35-40 मिनट में कर लोगे। इस क्लास के बाद में टेस्ट लगाने जरूर जाना, फ्री टेस्ट है। कहोगे भैया रेड क्लिफ, मैकमोहन, भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के तिब्बत वाले हिस्से में, टूरेंड ये अफगानिस्तान और ना पाकिस्तान वाले। 50 का उत्तर साथी भी आपका बिल्कुल सही है। पर्शियन 51, बोको हरम ये कहां का आतंकवादी संगठन है? और भारत का स्थान बताइए आतंकवाद सूचकांक में। आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? आतंकवाद सूचकांक में बोको हरम कहां का? ये नाइजीरिया देश का है। नाइजीरिया की राजधानी हो जाती है अबूजा। नाइजीरिया की राजधानी हो जाती है अबूजा और इसकी मुद्रा क्या हो जाती है? नाइरा। नाइजीरिया की मुद्रा क्या हो जाती है? नाइरा। तो बोको हरम बच्चा ये नाइजीरिया का संगठन है, जबकि भारत की 14वीं रैंक है। भारत की रैंक कौन सी है? 14वीं। भारत में LWE का पूर्ण रूप क्या है? बात 1967 की है। पश्चिम बंगाल में एक जगह है नक्सलबाड़ी। पश्चिम बंगाल में एक जगह है नक्सलबाड़ी। वहां से जमींदारों के, सूदखोरों के विरुद्ध एक आंदोलन खड़ा होता है, जो बाद में हिंसक आंदोलन, और 1969 में इसमें चारू मजूमदार आदि के द्वारा, ये इसके नेता थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, इसका गठन होता है और भारत में शस्त्र आंदोलन भारत सरकार के खिलाफ शुरू हो जाता है। इसको नक्सलवादी आंदोलन भी कहते हैं, इसको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी कह देते हैं। इसको क्या कह दिया जाता है? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। मानवाधिकारों का पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन यह किस देश में आयोजित किया गया था? मानवाधिकारों का पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में? सन 1968 में पहला, सन 1993 में दूसरा। तो दूसरा तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में दूसरा, जबकि पहला याद रखिएगा यह ईरान की राजधानी तेहरान में। मानवाधिकारों का पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ईरान की राजधानी तेहरान, जबकि दूसरा 1993 वियना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को क्या कहा जाता है? जो अपना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी को कहोगे सर महासचिव कहा जाता है, सेक्रेटरी जनरल। वायुसेना का पद होता है एयर मार्शल। यह किसके समतुल्य होता है? याद रखिएगा यह साथी लेफ्टिनेंट जनरल के समतुल्य होता है। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन यह कहां पर स्थापित किया गया था? साल 2001 में भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन यह कहां पर स्थापित किया गया था? यह 100 क्वेश्चन की क्लास है और जैसे तुम्हारे सिलेबस के टॉपिक हैं, बच्चा हर दिन में नए क्वेश्चन बनाकर सिलेबस के एक एक टॉपिक को जैसी जिसकी भूमिका है, जिसकी जैसी वेटेज है, उतने ही क्वेश्चन लाने की कोशिश करता हूं। ये एक क्लास तुम्हें बहुत मजबूती देगी, ये देखने में पूरा पेपर कैसे आता है। और तुम्हारे सिलेबस का 30%, जब भी तुम्हारा मन करे कि सर एक क्लास ऐसे बताओ जिससे आप गारंटी लोगे कम से कम 30 क्वेश्चन की, तो मैं तुमसे कहूंगा अगर तुम सुबह 7 बजे की क्लास को रेगुलर नहीं ले रहे, यदि आप सभी लोग करंट अफेयर की क्लास को रेगुलर नहीं ले रहे, तो आप बाकियों से ज्यादा करके नहीं आओगे। यह बात तो निकाल दो दिमाग से कि बाकियों से ज्यादा करके आओगे। लोगे तो 30 क्वेश्चन और कम से कम 15 क्वेश्चन का अंतर कर दोगे दूसरों से। कितने बजे होती है? अपने एग्जामपुर पर मेन चैनल पर सुबह 7 बजे। कहोगे सर बेंगलुरु में, साल 2001 में बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में इसमें साथी कौन सा जानवर है? सन 1863 में उत्तर प्रदेश पुलिस का गठन होता है, जबकि 6 दिसंबर 1962 को यूपी होमगार्ड की स्थापना होती है। यूपी होमगार्ड की स्थापना होती है। तो कहोगे सर मछली का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? मछली का चिन्ह है। किस संगठन का नारा है? सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। यह भारत का कौन सी ऐसी पैरामिलिट्री फोर्स है जिसका नारा है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा? तो याद रखेगा भैया NSG,
1984 में मंजूरी और 1986 को प्रॉपर गठन। जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड होते हैं, जिनको ब्लैक कैट कमांडो कह देते हैं, इन्हें क्या कहते हैं बच्चा? ब्लैक कैट कमांडो कहते हैं। 58 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन बताइए क्या है? यूपी पुलिस की टैगलाइन तो याद रखेगा, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। अभी साथी यूपी पुलिस हेडक्वार्टर में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक चल रही है 27 और 28 दिसंबर को। इसमें यूपी पुलिस ने एक नई एप्लीकेशन लॉन्च की है, इसका नाम लिख लीजिएगा, यक्ष एप्लीकेशन। सब बताइए कि दिसंबर महीने में जो पुलिस मंथन नाम से उत्तर प्रदेश पुलिस के हेडक्वार्टर, उत्तर प्रदेश पुलिस हेडक्वार्टर लखनऊ में एक साथी कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक। आपसे पूछा इसमें कौन सी ऐप लॉन्च की गई है? सबके सब कमेंट करके बताइए, सबके सब। शून्य शुल्क पर चीनी के आयात की अनुमति किस लाइसेंस के तहत दी जाती है? जब भारत में चीनी की कमी हो जाती है तो सरकार विदेश से चीनी का आयात मंजूरी दे देती है और उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाती। इसे साथी ओपन जनरल लाइसेंस सुविधा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ओपन जनरल लाइसेंस। ये वाणिज्य वाले टॉपिक का है। संयुक्त प्रांत राजस्व अधिकारी नियम ये किस वर्ष में आए थे? संयुक्त प्रांत राजस्व अधिकारी विनियमन ये किस वर्ष आए थे? याद रखेगा 1803 में। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला प्रदेश बताइए, और साथ ही 4 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी जो पूर्ण साक्षर है। भारत के पूर्ण साक्षर राज्यों का नाम बताइए। भारत के पूर्ण साक्षर राज्य और एक यूनियन टेरिटरी, 4 राज्य एक यूनियन टेरिटरी। तो पहला राज्य हो जाता है पूर्ण साक्षर मिजोरम, फिर गोवा, फिर बच्चा त्रिपुरा, फिर हो जाता है हिमाचल प्रदेश। जबकि लद्दाख ये भारत की पहली यूनियन टेरिटरी है जो पूर्ण साक्षर है। सबसे ज्यादा साक्षरता केरल की थी, सबसे कम बिहार की। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला बताइए। देखिए क्षेत्रफल में सबसे छोटा हापुड़, क्षेत्रफल में सबसे छोटा क्या हो जाता है? हापुड़। क्षेत्रफल की बात करूं और अगर आपसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा पूछे तो याद रखेगा लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कहोगे सर लखीमपुर खीरी। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कहोगे कबीरदास जी का, जयशंकर प्रसाद जी का, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र और मुंशी प्रेमचंद। इनका जन्म याद रखिएगा सबका वाराणसी में हुआ है। उर्दू शायरी में फराक गोरखपुरी के नाम से किसे जाना जाता था? इनमें से साथी किसे फराक गोरखपुरी के नाम से जाना जाता था? आज बच्चा उतनी मतलब में ऊर्जा नहीं है, मैं समझ रहा हूं, क्योंकि मेरी भी तबीयत उतनी ठीक नहीं है, मुझे भी रेस्ट नहीं मिला थोड़ा। सुबह भी क्लास ली, पूरा करंट अफेयर का निचोड़ कराया, फिर अब और कल भी सुबह 7 बजे से लग जाना है। अब सबको बताऊं, कल रात जो 9 बजे अपनी इसी एग्जामपुर यूपी कांस्टेबल पर ये क्लास होगी यूपी जी के, तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है अभी चैनल को यहां से सब्सक्राइब कर लीजिए। कल ये कंप्लीट यूपी जीके की क्लास होगी, सबसे छोटा जिला बड़ा जिला सब करा दूंगा और क्लास में तुमको याद करा दूंगा। और एक और तुम सबके लिए गिफ्ट दूं, इसमें साथी आपको कुछ नोट्स फ्री दे रहा हूं। जितने कल तुम लाइव आओगे, कितने बजे लाइव आओगे? रात को 9 बजे, सुबह 7 बजे करंट में, रात को 9 बजे यूपी जीके के नोट्स फ्री है केवल लाइव आने वालों को। रघुपति सहाय, रघुपति सहाय फराक गोरखपुरी। उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? देखिए वाराणसी एक ऐसी जगह है जहां पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जहां पर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, जहां पर साथी आईआईटी बीएचयू भी है, मतलब हिंदी संस्कृत दोनों की सर्वोच्च संस्थाएं। तो सबसे पहले 1791 में गवर्नमेंट, इसका नाम क्या हुआ करता था? गवर्नमेंट
संस्कृत कॉलेज के नाम से, गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज के नाम से 1791 में जोनाथन डंकन ने स्थापना की थी। जोनाथन डंकन के द्वारा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले 1791 में गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज के नाम से जोनाथन डंकन ने वाराणसी में एक संस्कृत कॉलेज खोला, जिसे बाद में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय नाम दिया गया। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं? प्रशासनिक सुविधा के लिए देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर जाओगे तो 17 नगर निगम, यह टॉपिक उत्तर प्रदेश की सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था वाले टॉपिक से है। 207 नगर पालिका और 546 के करीब ये 7 नगर परिषद हैं। इनको अगर आप जोड़ते हो तो आपको 500 और 200 700, 500 200 और 700, 700 और कितने हो गए 750 और 13 763 के करीब मिलेंगे कहीं पर। ये इससे ज्यादा तो नहीं मिलेंगे, लेकिन जो पेपर में पूछा गया तो उत्तर इन्होंने 915 माना है। कितना माना है? 915। नरोरा परमाणु संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? नरोरा परमाणु संयंत्र। एक बात आप सभी छोटे भाई बहनों से कहूं, आज साथी एक भी बार आपसे शेयर करने के लिए नहीं कहा है, एक बार सबके सब साथी इस क्लास के लिंक को अपने अपने व्हाट्सएप पर जरूर लगा दो। और सुबह 7 बजे वाली जो करंट अफेयर की क्लास है, इसे साथी किसी भी कीमत पर आप कल से मिस मत करना। एक क्लास से बता रहा हूं 25 से 30 क्वेश्चन और क्लास में याद करा देता हूं। और कल से इसी चैनल पर याद रखिएगा, जो सुबह 8 बजे से ये मैथ रीजनिंग आदि की क्लास है यूपी कांस्टेबल की, कोगेसर बुलंदशहर जनपद में है। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की 7 अरब मानव जनसंख्या में भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो जितने भी अंतिम प्रयास वाले बच्चे हैं, मुझे एग्जैक्ट जनसंख्या बताइए। 2011 में भारत की एग्जैक्ट जनसंख्या, 2011 में भारत की एग्जैक्ट जनसंख्या बताओ। 1 अरब 21 करोड़, 1 अरब 21 करोड़ 8,54,977, ये एग्जैक्ट थी। 121 करोड़ 8,54,977 याद आई? तो आप कहोगे सर 1.2 अरब, 1.2 अरब से थोड़ी ज्यादा, तो थोड़ी सी ज्यादा है। 120 करोड़ से थोड़ी ज्यादा 121 करोड़। सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य बताइए। सबसे कम लिंगानुपात, यह भी बताने 2001 से और 2011 में भारत का लिंगानुपात कितना बढ़ा है। भारत का लिंगानुपात, औसत लिंगानुपात 943, जो +10 बढ़ गया। कितना? सबसे कम हरियाणा का, सबसे कम। किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को क्या कहा जाता है? जैसे मान लेता हूं कुछ लोग, किसी गांव में 1000 लोग थे, 100 लोग गांव से चले गए और 100 लोग दूसरी जगह से गांव में आ गए, तो आवाजाही तो हुई, लेकिन आवाजाही का प्रभाव क्या रहा? 0। जितने गए उतने आ गए। इसको साथी माइग्रेशन कहते हैं, आवाजाही को प्रवास कहते हैं। वन अनुसंधान संस्थान बताइए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, वन प्रबंधन संस्थान बताइए। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां पर स्थित है? कहोगे सर यह वन अनुसंधान देहरादून में, जबकि वन प्रबंधन कहां पर है? यह भोपाल में स्थित है। फ्लेमिंगो ये एक पक्षी होता है, हर साल लाखों की संख्या में ये पक्षी यहां पर आते, अपने घोंसले बनाते हैं। तो जो गुजरात का कच्छ का रन है, वहां पर फ्लेमिंगो की तादाद है, जिसको फ्लेमिंगो शहर कहा जाता है। तीस्ता नदी का जल विवाद भारत का किस देश के साथ है? भारत और किस देश के बीच में तीस्ता नदी के जल को लेकर विवाद है? ध्यान देना बच्चा, तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। बांग्लादेश के साथ विवाद है। भारत लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ साझा करता है? तो देखिए, यह क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने पूछा, इसका उत्तर ए और डी दोनों होंगे, क्योंकि लिपुलेख दर्रा मैंने कल भी बताया था,
भारत, चीन और नेपाल के तीनों के एक ट्राई जंक्शन मान लीजिए। इससे क्या मान लीजिए? ट्राई जंक्शन, चीन भारत और नेपाल का, चीन भारत। और थ्योरी के लिए सबके सब फिर से कह रहा हूं, अंतिम प्रयास बैच से जुड़कर तैयारी करना। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम कहां पर होता है? सबसे पहले धौली गंगा अलकनंदा में मिलती है, यह साथी अलकनंदा नदी है। धौली गंगा मिलती है, विष्णु प्रयाग बनता है। फिर साथी नंद प्रयाग बनता है, नंदाकिनी बनती है। फिर आप कहोगे सर कर्ण प्रयाग बन जाता है, क्योंकि साथी पिंडार नदी बनती है, यह पिंडार नदी। इधर रुद्र प्रयाग बन जाता है, मंदाकिनी नदी। फिर इधर से भागीरथी और ये देव प्रयाग में गंगा। ये पंच जो साथी प्रयाग कहते वो है। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम ये रुद्र प्रयाग से, क्या कहते हैं? रुद्र प्रयाग कहते हैं। सितारा देवी का संबंध किससे है? सितारा देवी एक बहुत प्रसिद्ध कलाकारा रही, इनका संबंध साथी किससे है? सितारा देवी का संबंध किससे? सबके सब उत्तर दीजिए। कहोगे भैया कथक डांस से। किससे? कथक से। अल्लाह रखा खान ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अल्लाह रखा खान ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? कहोगे सर तबले से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता को याद रखिएगा, इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कह देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सा पहला यूरोपियन कहां का था जिसने भारत में समुद्री मार्ग खोजा? यह साथी ये कब आया? सन 1498 में। ये कब आया? सन 1498 में। ये कब आया? सन 1498 में। ये पुर्तगाली थे, वास्को डिगामा। पुर्तगालियों ने, ये साथी वास्को डिगामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजा था। भारत के लिए किसने? हरिजन सेवक संघ, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग करके 1932 में स्थापना, जिसे बाद में क्या कहा गया? हरिजन सेवक संघ कहा गया। इस संस्था को बाद में किस नाम से जाना गया? हरिजन सेवक संघ के नाम से, गांधी जी के द्वारा। कई गोवा को भारत सरकार ने किस देश से मुक्त कराया? सन 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पे कब्जा किया था और 1961 ऑपरेशन विजय चलाकर पुर्तगालियों के कब्जे से भारत ने गोवा को मुक्त कराया। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ किस वर्ष स्थापित किया गया, जिसको बाद में हरिजन सेवक संघ नाम दिया गया? गांधी जी के द्वारा इसकी स्थापना, इसी संस्था को बाद में हरिजन सेवक संघ 1932 में गांधी जी के द्वारा। कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना 1830 में किसके द्वारा की गई है? कोलकाता में 1830 में धर्म सभा की स्थापना। सुबह 7 बजे के लिए प्रॉमिस करते हो? सुबह 7 बजे। करंट और स्टैटिक कतई मत छोड़िए। जो लोग रेगुलर ले रहे हो, रेगुलर ले रहे हैं, इनसे तुम बहुत पीछे रह जाओगे। ये क्लास तो तुम्हारा आधार है, आधार। यही सब कुछ तय करेगी कि तुम कितने क्वेश्चन बाकियों से ज्यादा करके आओगे। राधाकांत देव ने कोलकाता में। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? पूरे भारत का गवर्नर जनरल। क्या पूछा है आपसे? पूरे भारत का गवर्नर जनरल। कहोगे सर ये विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक 1833। किस शासक ने टंका और जीतल नाम के सिक्के चलाए? देखिए टंका चांदी का सिक्का होता था, टंका चांदी का सिक्का, और जीतल जो होता था यह साथी पीतल का सिक्का होता था। जीतल पीतल मिश्र धातु का। तो टंका और जीतल किसने? ये इल्तुतमिश ने चलाए थे। पानीपत की दूसरी लड़ाई, अकबर और हेमू के मध्य पानीपत की दूसरी लड़ाई, ध्यान देना, 1556 में ये पहली, 1761 में तीसरी, जबकि 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई। खिलजी वंश की स्थापना सन 1290 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? सन 1290 ईस्वी में, सन 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना, कहोगे सर जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। भारत में मूर्ति पूजा
ये कब शुरू हुई है? तो देखिए, याद रखिएगा, गुप्त काल से प्रमुख रूप से, गुप्त काल से प्रमुख रूप से मूर्ति पूजा। सर्वप्रथम किस शासक ने चांदी के सिक्के चलाए थे? सर्वप्रथम कौन सा शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलाए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य भी कह दिया जाता है। तीसरी बौद्ध परिषद ये कहां आयोजित की गई थी? पहली राजगीर में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, और चौथी जहां से हीनयान महायान अलग हो गए, ये साथी कश्मीर। तो तीसरी बौद्ध परिषद 250 ईसा पूर्व अशोक के समय पर पाटलिपुत्र में, 250 ईसा पूर्व। और उस समय कौन शासक था? महान अशोक का शासन था। 91 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। प्रसिद्ध कृति तंत्र लोक के लेखक, प्रसिद्ध किताब है तंत्र लोक के लेखक, तंत्र लोक के। एक बच्चा पूछ रहा भैया रैंक टेस्ट कैसे लगाएं? जब आप एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाओगे तो फ्री वीकली टेस्ट या फ्री टेस्ट सीरीज का डब्बा आएगा, उस पर यूपी होमगार्ड को सेलेक्ट कर लेना, क्लिक करके टेस्ट स्टार्ट होगा। 100 क्वेश्चन 30-40 मिनट में कर दोगे। तो मेरी क्लास के बाद में तुरंत तुम्हें सबको टेस्ट लगाने जाना है। बिल्कुल प्रॉमिस कर दो कि हाँ भैया टेस्ट लगा के सोएंगे। अभिनव गुप्त, अभिनव गुप्त ये कश्मीर से थे। कहां से थे भैया? कश्मीर से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ए, इसका संबंध किससे है? 243 ए ये ग्राम सभा की परिभाषा। ग्राम सभा में क्या था? किसी गांव की वोटर लिस्ट में जितने लोग होते हैं वो सब साथी ग्राम सभा बनाते हैं। तो ग्राम सभा की परिभाषा 243 ए। कौन सा अनुच्छेद? मातृत्व राहत, मतलब जो मां होती हैं, गर्भवती महिलाएं, या जिन्होंने हाल ही में किसी नवजात शिशु को जन्म दिया होता है, उनको राहत प्रदान करने की बात राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 42। भारत के संविधान में कितनी अनुसूची? यह बताइए कि भारत में पहले 2 बच्चों के लिए कितने हफ्ते की छुट्टियां दी जाती हैं? कितने हफ्ते की पेड लीव दी जाती हैं? कितने हफ्ते की पेड लीव? होगे सर 26 सप्ताह की। जबकि अनुसूची कितनी है? 12। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, देखिए जो पहला प्रशासनिक सुधार आयोग था, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, मोरारजी देसाई इसके अध्यक्ष थे। मोरारजी देसाई, बाद में हनुमंतैया इसके अध्यक्ष बने। दूसरा 2005 में सेकंड प्रशासनिक सुधार आयोग, वीरप्पा मोइली साथी इसके अध्यक्ष थे। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो सबसे पहले याद रखिएगा 2003 में सीवीसी का एक्ट है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, इसमें नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। राज्य विधानसभा के चुनाव कौन कराता है? जो राज्यों में विधानसभा के चुनाव होते छोटे भाई, इनको कौन करवाता है? राज्य में विधानसभा चुनाव। कहोगे सर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अनुच्छेद 324। इनमें से कौन सा विषय यह संघ सूची के अंतर्गत आता है? इनमें से कौन सा विषय यह संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो देखिए वन बच्चा संवर्ती सूची में, वन। पशुओं के प्रति क्रूरता, यह भी संवर्ती सूची में। याद रखिएगा दिवालियापन भी संवर्ती। लेकिन जो शेयर बाजार होता है यह संघ सूची का विषय। शेयर बाजार किस सूची का विषय? संघ सूची का। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश बताइए, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कहोगे सर एच.जे. कानिया, एच.जे. कानिया। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन छोटे कब किया गया था? कहोगे सर 1925 में। 1925 में। जो भारत में संसदीय सरकार है, जो हमने यूनाइटेड किंगडम से ली है, इसका कौन सा दूसरा नाम नहीं है? संसदीय सरकार को और किस नाम से नहीं जाना जाता? अब साथी सबके सब सुन लीजिए, थ्योरी के लिए आप किससे जुड़ोगे? एग्जाम प्रोफेशनल एप्लीकेशन अंतिम प्रयास, यही सफलता की कुंजी है। बस बढ़िया से क्लास लो, रिवाइज करो। किताब यूपी होमगार्ड
एग्जाम्पुर ऑफिशियल, एग्जाम्पुर के फ्लिपकार्ट पर सर्च कर लेना एग्जाम्पुर यूपी होमगार्ड किताब। कल सुबह से पता है ना कितने बजे? 8 बजे सुबह से ये मैथ रीजनिंग 8 9 10 11 यूपी कांस्टेबल की क्लास शुरू है। तो जिस भी साथी ने अभी, जो आप ये वीडियो देख रहे हो, जिसने भी अभी साथी सब्सक्राइब नहीं किया है, सबके सब एग्जाम्पुर यूपी कांस्टेबल की इस क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल साथी रात 9 बजे साबाना लाइव, जो लाइव आएंगे केवल नोट्स उनको दिए जाएंगे, अन्यथा नहीं। क्योंकि जो फिर मेहनत नहीं कर रहा तो क्या कहूं, मेरा कुछ तो साथ दे सकते हो। और सुबह साथी ये करंट अफेयर की क्लास किसी भी तरह मिस मत करना। सुबह ये करंट अफेयर की क्लास किसी भी तरह मिस मत करना, वादा करो कि भैया मिस नहीं करेंगे। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना, क्लास कैसी लगी। और इस क्वेश्चन का होमवर्क में उत्तर दीजिएगा। मैं बच्चा देखो आज थोड़ी तबीयत खराब होते हुए भी मैंने पूरा प्रयास किया है। एग्जाम्पुल यूपी कांस्टेबल इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और थोड़ा रेस्ट करूंगा, और थोड़ी मेरे लिए विश भी करना कि भैया जल्दी ठीक हो जाएं। सुबह 7 बजे मिस मत कर देना। सुबह 7 बजे तुम्हें हर हाल में आ जाना है। यह क्लास तुम्हें एक आइडिया दे दे रही है कि भाई ऐसा पेपर आ सकता है, लेकिन तुम्हें समझ में आ रही है कि थ्योरी तो पढ़नी ही है। और सुबह की क्लास कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन का एक आधार बना देगी, बेस बना देगी, हमेशा याद करोगे। कोई व्यक्ति मिला था। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही साथी अपने परिवार एग्जाम्पल के साथ बने रहिएगा। 1 तारीख से एसआई की क्लास भी धड़ाधड़ तरीके से शुरू कर देंगे। कल से यूपी कांस्टेबल भी है। बाकी कोई गलती होगी तो माफी, कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी। और सुबह 7 बजने में 2-3 मिनट पहले शुरू कर देता हूं। 2-3 मिनट भी लेट आए तो भैया महफिल लुट जाएगी, ठीक है? तो चलिए, बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। मां सरस्वती बाबा श्याम आपको आशीर्वाद दें, आपकी रक्षा करें। थैंक यू बच्चा। और हाँ, सबके सब टेस्ट लगा लो, जाके अपन टेस्ट देकर सोना, टेस्ट देकर सोना। बहुत सारे बच्चे लगा चुके, जाके सबके सब यूपी होमगार्ड का टेस्ट देकर सोना। फ्री टेस्ट है 100 क्वेश्चन का, 30-35 मिनट में कर लोगे। ऑनलाइन केवल टिक टिक करना होगा। ये फ्री टेस्ट सीरीज में जाके 30-35 मिनट में सबके सब टेस्ट लगा के सोना। थैंक यू, जय हिंद।